नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल आपका स्वागत करता हूं। ये हमारे विश्व इतिहास के सीरीज का 20वां वीडियो है और आज का टॉपिक है वर्साई का संधि, जिसे इंग्लिश में ट्रीटी ऑफ ब्रेसलिस कहते हैं, जिसका समय काल 28 जून 1919 होता है। यहाँ पर एक शब्द है वर्साई। वर्साई एक स्थान का नाम है जो कि फ्रांस की राजधानी पेरिस से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। इसी स्थान पर लुई 14वां के द्वारा वर्साई का महल बनाया गया था और इसी स्थान में यानी कि इसी महल में ही जर्मनी का एकीकरण हुआ था, जिससे जर्मनी एक मजबूत शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में उभरा था। इतिहास की विडंबना देखिए, जहां जर्मनी का एकीकरण होने से जर्मनी मजबूत हुआ था, वहीं पर वर्साई के संधि होने से जर्मनी कमजोर हुआ था। तो ये देखिए इतिहास की विडंबना। तो आइए थोड़ा सा देखते हैं कि वर्साई की संधि है क्या। इसी वर्साई के संधि में वर्ल्ड वार के बीज छुपे हुए थे और वर्साई के संधि मित्र राष्ट्रों के द्वारा जर्मनी के साथ की गई थी। आइए थोड़ा सा डिटेल में और अध्ययन करते हैं। वर्साई एक स्थान का नाम है और जर्मनी में इसके बाद क्या हुआ कि जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के कगार पर था तो जर्मनी में एक क्रांति हुई थी, जहां से वहां के राजा भागकर हॉलैंड चले गए थे और जर्मनी में क्रांति के फलस्वरूप वहां पर एक वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई थी, जो कि डेमोक्रेसी का रूप था। इसे वाइमर रिपब्लिक भी कहते हैं, एक प्रकार का डेमोक्रेसी है। जर्मनी का संविधान वाइमर नामक स्थान पर बना था, इसलिए वाइमर गणतंत्र कहा जाता है। आइए थोड़ा सा वर्साई के संबंध में अध्ययन करते हैं। वर्साई जो कि पेरिस के पास है, यानी कि पेरिस से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। यहीं पर लुई 14वां के नेतृत्व में यह महल बना था। जर्मनी के एकीकरण का अंतिम चरण वर्साई के महल में हुआ था, फ्रांस को हराने के बाद। तो ये देखिए कूटनीति का कमाल, जो कि तुम्हारे जगह पर ही हम अपनी संधि करते हैं और यहीं पर जर्मनी के एकीकरण से जर्मनी मजबूत हुआ था। पर इतिहास की विडंबना मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इतिहास की विडंबना ऐसी रही कि यहीं पर जर्मनी के साथ वर्साई की संधि की गई, जो कि एक अपमानजनक संधि थी, जिससे जर्मनी कमज़ोर होता रहा। जब वर्ल्ड वार फर्स्ट जर्मनी पराजित हुआ तो यहाँ पर वर्साई जर्मनी के साथ अपमानजनक संधि की गई थी। वर्साई के महल में अब जर्मनी के साथ अपमानजनक संधि की गई थी, यानी कि जर्मनी का विच्छेदन करने का प्रयास किया गया। जर्मनी को अपमानित करना इस संधि का मुख्य उद्देश्य था। वर्ल्ड वार वन के बाद बहुत सारी संधि है जो कि इतिहास में उतने महत्वपूर्ण स्थान नहीं रखते हैं जितना कि वर्साई के संधि रखते हैं। जैसे ट्रीटी ऑफ ट्रेनोन हंगरी के साथ किया गया था, ट्रीटी ऑफ न्यूली बुल्गारिया के साथ और ट्रीटी ऑफ सेवेर तुर्की के साथ किया गया था। ये भी पराजित राष्ट्र थे तो इनके साथ भी किया गया था, लेकिन इतिहास में वर्साई की संधि प्रमुख है। वर्साई की संधि मित्र राष्ट्र बनाम जर्मनी के साथ हुआ था 28 जून 1919 के बीच में। जर्मनी को वर्ल्ड वार फर्स्ट का अपराधी माना गया और वर्ल्ड वार फर्स्ट में आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए जर्मनी पर आर्थिक जुर्माना लगाया गया, ताकि जर्मनी कमज़ोर हो जाए। जर्मनी पर आर्थिक दंड लगाया जाए जिससे जर्मनी कमज़ोर हो जाए। उसके सेना पर, जर्मनी के सेना पर नियंत्रण किया जाए कि आप वायु सेना ये नहीं रखेंगे, आप नौसेना में भी इतनी ही सेना रखेंगे, थल सेना भी है तो इतनी कम मात्रा में रखेंगे। उसके बाद जर्मनी बहुत बड़ा साम्राज्य था, का विखंडन करके उसे छोटा कर दिया गया। एक तरह से ये एक अपमानजनक संधि थी। और देखते हैं इसमें क्या हुआ था। हम देखते हैं कि वर्साई के संधि में जर्मनी पर आर्थिक दंड लगाया गया, यानी कि जर्मनी के जो भी प्राकृतिक संसाधन थे उस पर अधिकार कर लिया गया। वर्साई के संधि में अगर रीजनल प्रोविजन की बात करें तो सार क्षेत्र 15 साल के लिए फ्रांस को दे दिया गया। यहाँ के खनिज पदार्थों का उपयोग फ्रांस कर सकेगा हर्जाना के तौर पर, और बाद में जनमत संग्रह करके फैसला किया जाएगा कि ये किसके पास रहेगा, जर्मनी के पास या फ्रांस के पास। जर्मनी के उत्तर में स्थित स्लेस्विग का उत्तरी भाग डेनमार्क को वापस दे दिया गया। डेजिंग प्रदेश को स्वतंत्र कर दिया गया। पोलैंड को, ये देखिएगा थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, पोलैंड को समुद्र तक पहुंच बनाने के लिए जर्मनी के 64 किलोमीटर चौड़ा गलियारा बनाएगा जर्मनी के अंदर से। जर्मनी का पूर्वी भाग जर्मनी के शेष भाग से अलग हो गया और इसी गलियारे को पाने के लिए जो जर्मनी के बीचों बीच था, वर्ल्ड वार 2 की शुरुआत इसी गलियारे को पाने से होती है। जर्मनी के कुछ क्षेत्र बेल्जियम को दे दिया गया। सैन्य प्रावधानों की बात करें तो जर्मनी की सेना आने वाली 12 वर्षों तक 1 लाख से अधिक नहीं होगी, ऐसा निर्णय लिया गया। युद्धपोत यानी जहाज की अंतिम संख्या 6 होगी, यानी मैक्सिमम संख्या 6 होगी। पनडुब्बी नहीं रख सकते। राइन क्षेत्र का असैन्यीकरण कर दिया गया। ये भी राइन क्षेत्र, ये जो कि 50 किलोमीटर का है, ये संप्रभुता का प्रतीक था। ये संप्रभुता का प्रतीक था, इसका भी असैन्यीकरण कर दिया गया। यहाँ पर 15 वर्षों के लिए मित्र राष्ट्र के सैनिकों को वहीं पर तैनात कर दिया गया, यानी कि मित्र सैनिकों का कब्जा हो गया। ये वायुसेना जर्मनी नहीं रख सकता।
आर्थिक उपबंध की बात करें तो क्षतिपूर्ति करना होगा। जो भी आर्थिक उपबंध किया गया जर्मनी को, मित्र राष्ट्रों को क्षतिपूर्ति करना होगा। आर्थिक क्षति के लिए जर्मनी को उत्तरदायी बनाया गया। जर्मनी 1921 तक मित्र राष्ट्रों को 15 अरब रुपए देगा। जर्मनी 1921 के बाद हर वर्ष 1.5 अरब रुपए देगा। महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र छीन लिए गए। 80 लाख टन कोयला इंग्लैंड एंड बेल्जियम को प्रतिवर्ष जर्मनी को देना होगा। 70 लाख टन कोयला फ्रांस को प्रतिवर्ष देना होगा। बेल्जियम के द्वारा लिए गए कर्ज की, मित्र राष्ट्रों से बेल्जियम ने कर्ज लिया था युद्ध के दौरान, तो बेल्जियम के द्वारा लिए कर्ज की अदायगी जर्मनी करेगा। देख लीजिए कितना उसको आर्थिक रूप से तोड़ा जा रहा है। किसी व्यक्ति को आर्थिक रूप से तोड़ दीजिए तो वो कभी नहीं उभर पाएगा। सबसे चोट आर्थिक चोट होती है। औद्योगिक विकास की संभावनाओं को रोकना एवं हर्जाना लेना, यानी कि कोयला और लोहा के जो भी उद्योग लगने वाले थे उसको ख़त्म कर दिया गया। अफ्रीका में जर्मनी के उपनिवेशों को विजयी राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। जर्मनी ने अफ्रीका में अपने उपनिवेश बनाए थे जहाँ पर विजयी राष्ट्रों ने आपस में बांट लिया। जैसे टांगानिका यूके ने अपने पास ले लिया, पुर्तगाल बेल्जियम के कुछ आपस में बांट लिए, और कैमरून टोगोलैंड पर यूके एंड फ्रांस ने अधिकार कर लिया, और रुवांडा पर बेल्जियम में। उसके बाद वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद लीग ऑफ नेशन बनता है जिसे राष्ट्र संघ कहते हैं, जो कि वुड्रो विल्सन के 14 सूत्री कार्यक्रमों का एक प्रारूप था। उसके बीज, राष्ट्र संघ के बीज यहीं छुपे हुए थे। राष्ट्र संघ यानी कि जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ तो राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ, और उसने एक शासनाधिकार यानी मैंडेट जारी किया। उसमें कहा कि मैंडेट में जो राष्ट्र पराजित हो गए उन राष्ट्रों को कुछ उपनिवेश है, चूँकि ये उपनिवेश असभ्य हैं, अनसिविलाइज्ड है, पिछड़े हुए हैं, और इनको सभ्य बनाने की जिम्मेदारी इनको विकसित राष्ट्रों पर है। तो ऐसे में उपनिवेशों को उन्नत राष्ट्रों के अधीन रखा जाए, यानी कि उपनिवेशों के हित में है। कहीं ना कहीं राष्ट्र संघ ने उपनिवेशी व्यवस्था को सही ठहराया था। परिणाम स्वरूप देखें तो एक ग्लांस ले कि जो जर्मनी पर क्या क्या जो नुकसान उठाना पड़ा, जर्मनी को क्या क्या नुकसान उठाना पड़ा, जिसमें जर्मनी ने 28 लाख वर्ग मील भूमि यानी लगभग 45 लाख किलोमीटर अपनी भूमि खो चुका था। 60 लाख की जनसंख्या खो चुका। हरियाणा कुल उत्पादन में से लोहा उत्पादन का 65%, कोयला 45%, जस्ता 72% और खाद्यान्न 15% खो दिया। उसके बाद देखेंगे जो ये संधि थी, वर्साई की संधि थी, जर्मनी से संधि के दौरान जर्मनी से कुछ नहीं पूछा गया। जर्मनी के प्रतिनिधि को यहाँ तक कि अपमान भी किया गया, और हिटलर का मुख्य उद्देश्य वर्साई की संधि का विरोध करना ही था। जब वर्साई की संधि की गई तो अगले दिन अखबार में छपा कि भविष्य में युद्ध की घोषणा कर दी गई है। अखबार में छपा। उस समय जर्मनी के जो भी विदेश मंत्री थे उन्होंने कहा कि हमसे अपेक्षा की गई कि हम स्वीकार करें कि हम ही युद्ध के दोषी हैं। हम अपनी जिम्मेदारी से कभी नहीं मुकरना चाहते, लेकिन हम पूरा जोर देकर इस बात का खंडन करेंगे कि केवल जर्मनी और जर्मनी की जनता युद्ध के लिए जिम्मेवार है या दोषी है। उनका कहना था कि पिछले 50 वर्षों के दौरान जो भी यूरोपीय राज्य थे, यूरोपीय राज्यों के साम्राज्यवादी सरकारों के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति में जहर घोला गया था। वो मुख्य कारण था प्रथम विश्व युद्ध का। जो वर्साई की संधि थी अव्यवहारिक और दूरदर्शी थी, जिस कारण से क्या हुआ कि द्वितीय विश्व युद्ध के बीज इस संधि में बो दिए गए। जर्मनी के साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा था कि जबरन पीटा भी जा रहा था, जबरन मारा भी जा रहा था, उसको रोने भी नहीं दिया जा रहा था। ये रही अपनी वर्साई की संधि। कल हम लोग आर्थिक मंदी और रूजवेल्ट का न्यू डील का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज भर के इतना ही। आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।